आप लोगों की हर मांग को तो पूरा किया पिताजी ने, अब और क्या चाहिए? आप लोग मुझे यहाँ रहने दीजिए, नहीं तो मेरे पिताजी को लगेगा कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए कुछ किया ही नहीं। पहले से ही पिताजी ने बहुत दुख सहा है, अब उन्हें और तकलीफ मत दीजिए। चल हट और यहाँ से निकल, तू इस घर में रहने लायक नहीं है। और जब हैसियत नहीं होती तब सपने क्यों देखती हो? ये रोना धोना अपने बाप के सामने करना। तुम इस बड़े घर की बहू बनने लायक नहीं हो। राजगढ़ नाम का गांव था जिसमें बहुत हरियाली थी। इसी गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत लोभी और लालची था। इस परिवार में राहुल और उसकी मां शकुंतला रहती थीं। राहुल स्वभाव से बहुत गुस्से वाला और उसकी मां स्वभाव से बहुत लालची थी। राहुल गांव में ही अपनी किराने की दुकान देखता था। एक दिन राहुल और उसकी मां पास ही के गांव में सुधार नाम की लड़की को शादी के लिए देखने उसके घर गए। लड़की का पिता गांव का मुखिया था और लड़की पढ़ी लिखी मॉडर्न ख्यालों वाली थी। मुखिया जी, हमें आपकी बेटी पसंद है। आपकी बेटी खाना बना लेती है ना? वो क्या है कि मेरे बेटे राहुल को रोज सुबह अपने दुकान जाना होता है ना, और राहुल को रोज नए डिश खाने की आदत है। अरे आप चिंता बिल्कुल ना करें, हमारी बेटी सब कुछ बनाना जानती है। वो बाहर में रहकर जरूर पढ़ी है, मगर हमने उसे घर के सभी कामों को अच्छे से सिखाया है। हाँ बहन जी, हमारी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है। ये तो सब कुछ करना जानती है। आप तो बस अब शादी की मुहूर्त निकलवाइए। अरे बेटा, यदि तुमको हमारी बेटी से कुछ बातचीत करना हो तो कर लो। इसी बहाने तुम दोनों एक दूसरे को जान भी लोगे। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। जब माँ को लड़की पसंद आ गई है तो फिर मुझे भी आ गई है। मुखिया जी, मेरी पसंद ही राहुल की पसंद है। अब बस आप शादी का मुहूर्त देखिए, लेकिन उससे पहले अगर कोई लेन देन की बात हो जाती तो ठीक रहता। हाँ, क्यों नहीं, आप बोलिए, आपको क्या चाहिए? मुखिया जी, अब मेरा एक ही बेटा है और इसकी दुकान भी अच्छी चलती है, तो मैंने सोचा था 3 लाख रुपए नगद मिल जाए तो ठीक था। जी, हमें मंजूर है। इधर सुधा नाराज हो जाती है और बोलती है, कितने लालची लोग हैं, और आप लोग मेरी शादी दहेज देकर करवा रहे हैं। आप लोगों को क्या हो गया है? मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। बेटी परेशान मत हो, ये तो हम अपने मन से दे रहे हैं, और तुम हमारी इकलौती बेटी हो। हम नहीं चाहते कि तुम्हें ससुराल में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो। पिता की बातों को सुनकर सुधा शादी के लिए मान जाती है। फिर दोनों की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है और राहुल की मां बहुत खुश रहती है। शादी के बाद एक एक दिन गुजरता जाता है और दोनों का बाजारीकरण जीवन बहुत अच्छे से गुजर रहा था। मगर सुधा को अभी ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। एक दिन सुधा जब अपने सभी कामों से खाली हो जाती है तो वो एक कमरे में जाती है। उसे उस कमरे के टेबल पर रखी डायरी दिखाई देती है। सुधा डायरी को लेकर बैठ जाती है और उस डायरी को पढ़ने के लिए सोचती है। तभी उसकी सास शकुंतला उसे आवाज देती है, बहू, जल्दी आ इधर, खाना बनाना है। राहुल कुछ ही देर में वापस आने वाला है। इतना सुनकर सुधा तुरंत उस कमरे से निकलकर अपने सास के कमरे में आ जाती है। सुधा कमरे में आकर अपने सास से डायरी के बारे में पूछती है। तब उसकी सास गुस्से में जवाब देती है, तुमको आज कोई काम नहीं है क्या, जो सिर्फ इधर उधर के सामान ढूंढ रही हो? यदि ज्यादा सामान देखने का शौक है तो राहुल के साथ दुकान पर चली जाया करो। सुधा को अपने सास का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता है और वो गुस्से से बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद जब शाम ढलता है तो राहुल घर वापस आता है और फिर राहुल की माँ उसे डायरी वाली सारी बात बता देती है। ये सब सुनकर राहुल गुस्से में सुधा के पास जाता है। तुम पागल हो क्या? बिना पूछे तुमने डायरी को हाथ कैसे लगाया? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस कमरे में सफाई के लिए गई थी और मैंने सोचा कि वो डायरी आपकी है, इसलिए उसे लिया।
वरना मुझे कोई शौक नहीं है किसी के सामान को हाथ लगाने के लिए। इतना बोलकर सुधा गुस्सा हो। रात को जब सभी लोग सो रहे थे तब सुधा को नींद नहीं आई। वो पूरा रात सोचती रही। आखिरकार उस डायरी में ऐसा क्या है जिसके लिए ये लोग मुझे इतना सुना रहे हैं। अगले दिन जब घर में कोई नहीं था तब सुधा उस डायरी को फिर से लेकर पढ़ने लगती है। वो देखती है कि उस डायरी में निर्मला नाम के लड़की के जीवन के बारे में लिखा होता है। सुधा डायरी को पढ़ ही रही थी कि सुधा की सास उसको छिप कर देख लेती है और इस बात की सुधा को भनक तक नहीं लगती है। अब सुधा की सास राहुल की दुकान पर पहुंचकर डायरी वाली सारी बात राहुल को बता देती है। राहुल सभी बातों को सुनकर वहां से गुस्से में घर चल देता है। राहुल घर पर आकर बहुत गुस्सा करता है और बिना कुछ बोले सुधा के ऊपर हाथ उठा देता है। सुधा के आंख में आंसू आ जाते हैं। फिर वो वहां से चली जाती है। गुस्सा होकर सुधा अपने घर चली जाती है। बेटी ऐसे अचानक कैसे आ गई? कुछ बताया नहीं और दामाद जी भी साथ नहीं आए। ससुराल में कोई झगड़ा हुआ क्या बेटी? इतना सुनकर सुधा पूरी कहानी को अच्छे तरह से बताती है और ये सुनकर सुधा की माँ बोलती है, बेटी ससुराल में तो इतनी छोटी मोटी बातें होती रहती है, इसके लिए इतना गुस्सा नहीं करते। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ ठीक बोल रही है। अभी तुम उन बातों को भूलकर अपने ससुराल वापस चली जाओ और बिना उनके कहे उस डायरी को हाथ मत लगाना। शायद उसमें तेरी ही भलाई हो। सुधा अपने मम्मी पापा की बात को मान लेती है। सुधा वापस अपने मायके आ जाती है। सुधा को देख उसकी सास ताने देते हुए बोलती है, क्यों महारानी आ गई? बहुत ताव में मैके गई थी, फिर क्यों आ गई? अपने सास की बात को सुनकर सुधा को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो चुपचाप वहां से चली जाती है। इधर सुधा एक कमरे में अकेले खड़े होकर सोचती रहती है। मेरे माँ बाप को सिर्फ अपने इज्जत की पड़ी है, मगर कुछ भी हो उस डायरी में क्या है, मैं उसका राज निकाल के रहूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सुधा के मन में अब भी वही ख्याल रहता है। एक दिन सुधा पास के बाजार में सब्जी खरीदने जाती है तो उसे वहां अपने कॉलेज की दोस्त मधु मिलती है। मधु सुधा का हाल पूछते हुए बोलती है, अरे सुधा, तू कैसी है और इधर क्या करने आई है? इस गांव में मेरा ससुराल है और मेरी यही पर शादी हुई है। ये तो मेरा गांव है। अच्छा, तेरी शादी किसके घर हुई है? अब सुधा अपने ससुराल वालों के बारे में विस्तार से बताती है। सारी बातें सुनकर मधु बोलती है, अरे सुधा, तूने अपनी जिंदगी किस नर्क में झोंक दी? ये बड़ी कपटी लोग है। राहुल बहुत गुस्से वाला और उसकी माँ बहुत लालची है। इन्हीं सबके खराब व्यवहार से राहुल की पहली पत्नी चली गई और तो और गांव में ये बातें होती है कि इन्हीं दोनों ने मिलकर उसे मार दिया। सुधा, तुम सावधान रहना। सहेली की बातों को सुनकर सुधा सीधे अपने सास के कमरे में आती है और बोलती है, सासू माँ जी, क्या ये सत्य है कि मैं राहुल की दूसरी बीबी हूँ और राहुल की पहली बीबी को आप दोनों ने मिलकर मार दिया था? ये क्या बोल रही हो बहू? आजकल की बहू ये भी अजीब इल्जाम लगाती है। ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अपनी सास की बातें सुनकर सुधा वहां से चली जाती है। सुधा अपने सास के नाटक को समझ जाती है और फिर वो अपने मायके जाने का निर्णय करती है। सुधा बिना किसी से बोले वहां से निकल जाती है। सुधा अपने घर आ जाती है और अपने ससुराल के बारे में बताती है। दूसरी शादी का नाम सुनकर उसके घरवाले बहुत गुस्सा करते हैं। इधर रात को जब राहुल दुकान से वापस आता है तो उसकी माँ पूरी कहानी बताती है। तब राहुल गुस्से में कहता है, जाने दो माँ, उसे उसका हर बार का यही नाटक हो गया है। अब उसको वही रहने दो जिंदगी भर। राहुल की बातों को सुनकर उसकी माँ सातीर भरी चाल में बोलती है,
अरे पागल लड़के, तुमको शायद पता नहीं है कि उसके बाप के पास कितने रुपए हैं। उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तुम कल सुबह होते ही जाना और उसे मनाकर घर ले आना। ठीक है माँ, यदि आप बोलती हैं तो मैं उसे कल लेने जाऊंगा। अगले सुबह राहुल सुधा को लाने उसके घर जाता है। अब राहुल और सुधा के सभी घरवाले एक जगह बैठकर आपस में बात करते हैं। सुधा के पिता गुस्सा में बोलते हैं, यहाँ पर क्यों आए हो? क्या अब भी कोई कसर बाकी रह गई है? क्या हमारी इज्जत उछालने में तुम यहाँ से चले जाओ? अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। राहुल मुखिया की बातों को सुनकर अपने माँ के कहने के मुताबिक उनसे गिड़गिड़ा कर बोलता है, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को इतना तकलीफ होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी पहली शादी 1 महीने भी नहीं चली थी। मेरी पहली पत्नी निर्मला चरित्रहीन थी। वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। घर की इज्जत को बचाने के लिए मैंने आप सभी को ये बातें नहीं बताई। राहुल की बातों को सुनकर सुधा के घरवालों को राहुल पर विश्वास हो जाता है और सुधा को राहुल के साथ ससुराल भेज देते हैं। एक दिन जब सुधा की सास अपने मायके घूमने के लिए जाती है और राहुल भी दुकान में चला जाता है, तब सुधा अपने सहेली मधु को अपने घर बुलाती है और दोनों आपस में बात करती हैं तथा निर्मला की सच्चाई जानने के लिए निर्मला के गांव में जाने का निश्चय करती हैं। अब सुधा और मधु निर्मला के घर पहुंच जाती है, मगर निर्मला का घर बंद होता है। तभी सामने से एक आदमी आता है और बोलता है, आप लोग कौन हो और यहाँ किसे ढूंढा रही हो? भैया, यहाँ पर निर्मला नाम की लड़की का घर था। उसके माता पिता कहाँ हैं? इस घर में तो कोई दिखाई नहीं देता। सुधा के पूछने पर गांव का आदमी काफी दुखी होकर कोमल भाव से बोलता है, बेचारी निर्मला, उसकी जिंदगी कितनी कष्टदायक रही है। निर्मला के जन्म लेते ही उसकी मां मर गई, जिसके कारण उसे मां का प्यार नहीं मिल पाया। निर्मला का पिता उसे कितने नाजू से पाला था, मगर उसके लालची ससुराल वाले उसे परेशान करके रख दिए थे। उनकी मांग को पूरी करते करते निर्मला के पिता ने सारी जमीन बेच दी, मगर उन हैवान ने निर्मला को मार दिया और अफवाह फैला दिया कि निर्मला अपने प्रेमी के साथ भाग गई। ये कलकम सुनकर निर्मला के पिता ने भी अपनी जान दे दी। इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला जाता है। अब दोनों वापस घर आकर डायरी को लेकर बैठ जाती हैं, क्योंकि उनके पास अब ये डायरी ही सबूत के तौर पर बची हुई थी। मधु बोलती है, चल सुधा, अब डायरी को खोलकर पढ़ते हैं, शायद इसमें निर्मला के बारे में सब कुछ पता चले। डायरी को खोलकर दोनों पढ़ने लगती है। डायरी के आखिरी पन्ने पर निर्मला का दर्द लिखा हुआ था। आज मेरी शादी को पूरे 4 महीने हो गए, मगर मेरे ससुराल वालों की लालच कम नहीं हुई। ये मुझे रोज ताने मारते रहते। मेरे पिता ने मुझे बहुत नाजों से पाला था, मगर इनकी लालच ने मुझे चैन से रहने नहीं दिया। इनकी लालच को पूरा करते करते मेरे पिता ने पूरी जमीन बेच दी, मगर अब नहीं। मेरी वजह से मेरे पिता ने बहुत तकलीफ झेली है। अब मुझ में सहने की क्षमता नहीं है, इसलिए मैं अब ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। मेरी मौत के जिम्मेदार मैं अपने ससुराल वालों को ठहराती हूँ। ये डायरी जब कोई पढ़ रहा होगा, तब यानी मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। जो इसे पढ़े, उससे मेरी यही विनती है कि इनके पापों की सजा इनको मिले। मेरी आखिरी इच्छा भी यही होगी। उसके बाद दोनों डायरी को लेकर पुलिस स्टेशन पर चली जाती है और पूरी कहानी वहां के दरोगा को बता देती हैं। अगले दिन उन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इस प्रकार निर्मला को इंसाफ दिलाकर सुधा हमेशा के लिए अपने मम्मी पापा के पास आकर रहने लगती है।